नमस्कार साथियों, मैं योगेश महरिया महरिया क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम बात करने वाले हैं महिला एवं बाल अपराध एवं उनसे जुड़े कानूनी प्रावधानों के बारे में। आज हमारी ये दूसरी कक्षा है, तो चलिए टू द पॉइंट बिना किसी औपचारिकता के शुरू करते हैं। देखिए मेरे प्रिय साथियों, इससे पहले हमने जो पहली कक्षा थी उसमें हमने महिलाओं एवं बालकों से संबंधित जो भी हमारा जो सिलेबस था उसके संबंध में हमने बात की थी। अब यहाँ पर हम जिस विषय वस्तु के बारे में बात करने वाले हैं और जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उस सिलेबस के अंतर्गत जो चीज़ें दी गई हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। उस सिलेबस में जिन जिन बातों का बताया गया है उनका वर्गीकरण और आपके राजस्थान जो पुलिस की वेबसाइट है जिस पर वो 28 पेज की जो पीडीएफ डाली गई है महिलाओं एवं बालकों से संबंधित कानूनी प्रावधानों की, उस पूरी जो हम कहें पीडीएफ को पढ़ने के बाद सारा निचोड़, सारा निष्कर्ष, किस प्रकार के सवाल बन सकते हैं, सारे दृष्टिकोण, सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं। तो चलिए उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा अध्ययन सामग्री तैयार की गई है। चलिए टू द पॉइंट बात करेंगे। देखो, सबसे पहले हम यदि बात करें महिलाओं एवं बालकों से संबंधित अपराध एवं कानूनी प्रावधान, तो सबसे पहली चीज़ तो अपराध क्या है भाई, इसको जानना जरूरी है। फिर हम बात करेंगे कानूनी प्रावधानों की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपराध की। देखिए, वास्तव में अपराध होता क्या है, अपराध किसे कहते हैं, या हम कहें अपराध की परिभाषा क्या है। तो देखिए, यदि किसी व्यक्ति या संस्था के द्वारा किसी व्यक्ति या संस्था के द्वारा कानून का समाज का संविधान का नियमों का उल्लंघन किया जाता है, तो वह क्या है, अपराध है। वह अपराध है। अब देखिए, इस पूरी लाइन के अंदर आपको एक चीज याद रखनी है और वो सबसे काफी महत्वपूर्ण, उल्लंघन किसका, कानून का, समाज का, संविधान का, नियमों का। कौन करेगा, व्यक्तियों का समूह कर सकता है, कोई संस्था कर सकती है। यानी कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा, व्यक्तियों के समूह के द्वारा, किसी संस्था के द्वारा, यदि हम बात करें किसी कानून का, समाज का, हम बात करें संविधान का, हम बात करें जो नियम संसद के द्वारा बनाए जाते हैं या सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं, नियम विनियम, उन सभी का जो भी उल्लंघन करेगा वह किसकी श्रेणी में आएगा, अपराध। यानी कि उसे क्या माना जाएगा, अपराध माना जाएगा। तो इसी प्रकार इन सभी का उल्लंघन करने से हम बात करें महिलाओं एवं बालकों से संबंधित जो भी कानूनी प्रावधान बनाए गए हैं, जो भी समाज के द्वारा जो प्रावधान स्थापित किए गए हैं और जो भी संविधान के द्वारा इनको अधिकार प्रदान किए गए हैं, सरकार के द्वारा जो भी इनके संबंध में नियम बनाए गए हैं, यदि उनका कोई उल्लंघन करता है तो वह क्या होगा, अपराध होगा। किसके संबंध में, महिलाओं एवं बालकों के संबंध में। ठीक है, तो यहां से आपकी ये कंसेप्ट, ये परिभाषा क्लियर हो गई। अब यहीं से दूसरा सवाल बनता है कि साहब देखना, महिलाओं एवं बालकों से संबंधित अपराध का रिकॉर्ड कौन रखता है। क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, महिलाओं एवं बालकों से संबंधित अपराध। महिलाओं एवं बालकों से
संबंधित अपराध का रिकॉर्ड रखता है। कौन रखता है साहब? NCRB। देखिए मेरे सभी साथियों, यहाँ से सवाल हमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि हम जब महिला और बाल अपराध की बात कर रहे हैं तो महिलाओं एवं बालकों से संबंधित अपराध का रिकॉर्ड कौन रखता है? NCRB। ठीक है, अब हमसे ये भी सवाल यहाँ से इस प्रकार से पूछ सकता है कि महिलाओं एवं बालकों से संबंधित अपराध का रिकॉर्ड, यहाँ से देखिए अलग से लाए, रिकॉर्ड रखने वाली सर्वोच्च संस्था है। तो ये भी क्या है? NCRB है। यानी कि वो कुछ नहीं है, एग्जामिनर आपको सिर्फ यहाँ से आपको घुमाने का प्रयास कर सकता है, आपको हम कहें मन में भ्रम पैदा कर सकता है सवाल की लैंग्वेज चेंज करके। तो आपको घबराना नहीं है, आपका पहला और अंतिम उत्तर क्या होगा? NCRB। लेकिन यहीं से अब एक नया सवाल उत्पन्न हो जाता है कि साहब NCRB है क्या? क्योंकि जब ये संस्था रिकॉर्ड रख रही है तो इसके बारे में भी हमें सामान्य जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए इसी के आगे हम बात कर लेते हैं कि साहब NCRB क्या है। हालांकि हम चलिए यहीं से बात कर लेते हैं, हेडिंग हम डाल लेते हैं NCRB। सबसे पहले तो हमसे जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है NCRB की फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए प्रिय साथियों, मैं आपको बता दूं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड, इसमें एस है, यहां आपको स्पेशली याद रखना है रिकॉर्ड्स, क्योंकि जहां जब फुल फॉर्म पूछेगा तो वहां पे कुछ स्पेलिंग एरर होगा और आपसे वो एग्जाम में पूछ सकता है। जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर यही दे रखा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। ठीक है, ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। ठीक है, अब यहां से आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, यहां पे यू कर लीजिएगा, ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसकी फुल फॉर्म है। अब यहां से सवाल ये बनता है कि साहब NCRB की स्थापना कब हुई? NCRB की स्थापना कब हुई? तो मेरे प्रिय साथियों, हम बात करें 11 मार्च 1986 को NCRB की स्थापना हुई। अगली चीज, NCRB की स्थापना यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, अच्छा इसको हिंदी में क्या कहते हैं ये भी आप लिख लीजिएगा, मैं ऊपर की तरफ लिख रहा हूं, नीचे स्पेस नहीं था। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड विभाग। ठीक है, NCRB की स्थापना हम बात करें टंडन समिति की सिफारिशों पर की गई थी। ठीक है, इसके साथ में हमारा अगला सवाल यहीं से ये भी बनता है कि साहब NCRB का मुख्यालय कहां है? देखिए प्रिय साथियों, बहुत ही आसान सवाल हैं लेकिन हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हम बात करेंगे NH8 महिपालपुर दिल्ली के अंदर, या आप इसको नई दिल्ली भी कह सकते हैं। NH8 पर महिपालपुर के अंदर जो है, दिल्ली के अंदर NCRB का मुख्यालय है। अब यहां से जो, अब देखिए मैंने NH8 क्यों लिखवाया,
चलिए यहाँ तक जो सवाल बनते हैं उनके बारे में कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं हम। जैसा आपको मालूम पड़ गया, अपराध का रिकॉर्ड कौन रखेगा? एनसीआरबी। रखने वाली सर्वोच्च संस्था एनसीआरबी, फुल फॉर्म नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ठीक है, स्थापना कब हुई? 11 मार्च 1986। स्पेशली ईयर्स आपको याद रखना है। ठीक है, टंडन समिति की सिफारिशों पर आपको एक बार देख लीजिएगा, अगर ऑप्शन में आपको ऐसा सवाल मिलता है तो ठीक है, लेकिन मुख्यालय विशेषता आपको विशेषकर याद रखना है, ये सवाल पूछे जाने योग्य है और पूछा जा सकता है। ठीक है, मैंने NH 8 क्यों लिखवाया? NH 8 इसलिए लिखवाया मेरे प्रिय साथियों, क्योंकि एग्जामिनर काफ़ी स्मार्ट हो गया है, वो इसको महिला बाल अपराध में नहीं पूछकर वो आपको हम कहें राजस्थान के या बी पार्ट के अंदर भी इसको पूछ सकता है, डी या बी में से किसी में पूछ सकता है। पूछ लेगा कि एनसीआरबी का मुख्यालय किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। ठीक है, तो एग्जामिनर यहाँ से संभवतः ऐसा सवाल बना सकता है, इसलिए मैंने इसको भी प्रिपेयर किया कि NH 8 महिपालपुर दिल्ली में इनका जो है मुख्यालय हम कहें एनसीआरबी का यहाँ पर है। इसके बाद में आपको उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा, हम एक दो लाइन और लिख लेते हैं। अब यहाँ से मुख्यतः दो सवाल एनसीआरबी से सीधे और बनते हैं। एक तो एनसीआरबी के महानिदेशक कौन है? देखिए साथियों, महानिदेशक कहे या निदेशक पूछे, आपको याद रखना है रामफल पंवार। श्री रामफल पंवार साहब जो हैं एक आईपीएस हैं, जो क्या है इसके महानिदेशक हैं या निदेशक हैं। अब अगला सवाल और आता है, एनसीआरबी अधीन आता है या एनसीआरबी अधीन है? आपसे हूबहू एग्जाम में यह सवाल पूछ सकता है। एनसीआरबी अधीन है, किसके है? गृह मंत्रालय के अधीन है। किसके अधीन है प्रिय साथियों? गृह मंत्रालय के अधीन है। ठीक है, तो यहां से आपके ये सवाल भी बन गए और इसके आंसर भी हो। एनसीआरबी के महानिदेशक कौन है? रामफल पंवार। और एनसीआरबी किसके अधीन है? गृह मंत्रालय के अधीन है। ठीक है, इसके बाद में दो चीज़ें और काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिनकी बात हम करने वाले हैं। ठीक है, एक तो राष्ट्रीय डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया गया था एनसीआरबी के लिए, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो महिलाओं एवं बालकों से संबंधित है। साथ में महिलाओं एवं बालकों से संबंधित जितने भी साइबर अपराध होते हैं उसके लिए भी हम बात करें, निगरानी के लिए, उसका क्रियान्वयन के लिए, प्रबंधन के लिए हम कहें नोडल एजेंसी किसे बनाया गया है, तो वो है एनसीआरबी। ये दो प्रमुख बातें हमें अभी पॉइंट के रूप में और लिखनी है। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको कक्षा पसंद आ रही होगी और कंसेप्ट वाइज हम टॉपिक वाइज आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अधिक समय हम इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि अभी हमारे पास समय बहुत कम है, हमें क्रैश कोर्स के रूप में फास्ट हमें पढ़ना होगा। तो चलिए फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आपको आगे की जानकारी लिखवा सकूं। उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर नहीं लिया है तो पॉज करके ले लीजिए क्योंकि हमारे पास समय की अभी कमी है। हमें जितना स्पेस चाहिए हम अभी केवल उतना ही मिटा लेंगे, बाकी हम बाद में मिटा लेंगे। चलिए अभी हम बात करते हैं यहाँ पर जो मैंने दो मुख्य रूप से आपको पॉइंट बताए वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। सबसे पहला पॉइंट हम बात करें एनसीआरबी के संबंध में। एनसीआरबी का राष्ट्रीय डिजिटल पोर्टल प्रारंभ किया गया कब किया गया? ये 21 अगस्त 2017 को हम बात करें राष्ट्रीय डिजिटल पोर्ट को, ये हम बात करें राष्ट्रीय डिजिटल पोर्टल का प्रारंभ किया गया। ठीक है, आपको स्पेशली इसको मेंशन रखना है क्योंकि ये साइबर क्राइम से संबंधित है और जितने भी सूचनाएं हम बात करें संबंधित थानों से,
जो है डायरेक्टली आज वर्तमान में एनसीआरबी नेशनल रिकॉर्ड ब्यूरो जुड़ चुका है, जिससे तुरंत प्रभाव से सही और सटीक आंकड़े सरकार के द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। जानकारी प्राप्त होती है किस प्रकार के अपराधों की घटनाएं अधिक हो रही हैं, किस प्रकार के कम हो रहे हैं, यानी कि सभी आंकड़े आप हम बात करें एनसीआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और आप वर्तमान में ऐसी सुविधाएं भी एनसीआरबी ने प्रदान कर रखी हैं जो नागरिकों के लिए आप सीधे शिकायत भी यहाँ पर दर्ज करवा सकते हैं। तो चलिए इससे संबंधित हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से मुख्य प्रावधान जो और हैं उसकी बात हम कर लेते हैं। महिलाओं एवं बालकों से संबंधित साइबर अपराध रोकथाम साइबर अपराध की रोकथाम के निगरानी साइबर अपराध के रोकथाम निगरानी तकनीकी परिचालन रोकथाम के निगरानी एवं यहाँ पर दोस्तों ए भी लगाएगा तकनीकी परिचालन के क्रियान्वयन एवं प्रबंधन के लिए नोडल एजेंसी है। नोडल एजेंसी है कौन है? एनसीआरबी। देखो इसमें काफी सारे शब्द प्रयोग किए गए हैं, मुख्य रूप से आप यहां पर बोर्ड पर देखिए, महिलाओं या बालकों से संबंधित साइबर अपराध। सबसे महन बात, साइबर अपराध क्या होते हैं? सबसे पहली चीज तो देखिए, साइबर अपराध यानी कि जो डिजिटल हमारे सामने जो डिजिटल मार्केट है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, यानी कि कंप्यूटर, मोबाइल, इनके द्वारा यदि कोई अपराध किया जाता है, इसका सहारा लिया जाता है, तो वही साइबर अपराध की श्रेणी में आते हैं। अर्थात किसी व्यक्ति ने किसी महिला की कोई अश्लील जो है चलचित्र, जिसको हम फोटो कहते हैं, उन्होंने खींच लिया, कैप्चर कर लिया और एक व्हाट्सएप ग्रुप पे उन्होंने अपलोड कर दिया, किसी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया, किसी अन्य को सेंड कर दिया, तो ये क्या है? ये एक साइबर अपराध है। यानी कि इस प्रकार के जितने भी अपराध होते हैं महिलाओं एवं बालकों से संबंधित, उन सभी के हम बात करें क्रियान्वयन के लिए कह सकते हैं आप, उनकी रोकथाम के लिए कह सकते हैं, उनके तकनीकी प्रबंधन के लिए कह सकते हैं। इन सभी के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया। किसको बनाया गया है? एनसीआरबी को। यानी कि वर्तमान में आप ऐसा है, यदि साइबर अपराध इस प्रकार का कोई महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित कोई अपराध हुआ है, तो हम सीधे एनसीआर की वेबसाइट पे भी, एनसीआरबी की वेबसाइट पे भी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की वेबसाइट पे भी हम सीधे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और वहाँ से तुरंत प्रभाव से आपकी जो है शिकायत रजिस्टर्ड हो जाएगी और संबंधित व्यक्ति के ऊपर तुरंत प्रभाव से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक के सभी कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। तो प्रिय साथियों, ये सारे कंसेप्ट थे एनसीआरबी से संबंधित यानी कि अपराध के बारे में। अब हम बात करेंगे कानूनी प्रावधानों के बारे में, यानी कि कानूनी प्रावधानों के बारे में हम अब अगली कक्षा में बात करने वाले हैं, जो इनसे संबंधित हमारे सिलेबस में भी दे रखे हैं, उन सभी को लेकर हम चर्चा करेंगे। इस कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में पुनः उपस्थित होऊंगा एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहता हूं, लेकिन आप सभी से निवेदन है, जो भी हमारे YouTube चैनल पर नए साथी हैं वे हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना है, जिससे हमारे द्वारा जितने भी वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं
उन सभी के नोटिफिकेशन की जानकारी आपको मिल सके। साथ में हमारे यूट्यूब चैनल पर हिस्ट्री का क्रैश कोर्स उपलब्ध है, और अभी आपको ज्योग्राफी की, और हम बात करें आपको जो है भारतीय संविधान के साथ साथ राजस्थान जो राज्य व्यवस्था, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, हम बात करें विधायिका, उच्च न्यायालय, इनसे संबंधित जो सवाल आते हैं उन सभी की प्लेलिस्ट आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रॉपर सभी की प्लेलिस्ट मिलेगी। जैसे जैसे वीडियोस अपलोड होते जाएंगे आपकी प्लेलिस्ट अपडेट होती जाएगी। तो आप इन सभी से संबंधित विषयों की तैयारी भी बहुत ही सही और सटीक क्रैश कोर्स के माध्यम से कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस कक्षा में विदा लेना चाहता हूँ। अगली कक्षा में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।